ये एक बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें हमें मैच द कॉलम करना है। कुछ कॉलम ए है, इस हर एक जो यहाँ पर एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग पी क्यू आर एस में से मल्टीपल हमें सेलेक्ट करने हैं। हो सकता है एक सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है दो सेलेक्ट हो, तीन सेलेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक प्रोसेस को हम एनालाइज करेंगे और 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल ABCDA। यहाँ से शुरू हुआ, इस तरीके से हमारे पास प्रोसेस कराया गया है। Column 2 gives the characteristics involved in the cycle. Match them with each of the processes given in column 1. तो हमारे पास प्रोसेसेस हैं अलग अलग। तो एक्चुअली ये साइक्लिक प्रोसेस का उतना ज़्यादा सवाल हुआ नहीं, लेकिन इंडिकेटर डायग्राम से रिलेटेड ये सवाल हो जाता है। वीडियो को पॉज करो, बिना गलती के आराम से समय लेके इसको सॉल्व करो। अच्छे से सॉल्व करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करके। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रोसेसेस हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस नंबर ए, जो हमारा ऑप्शन है ना। प्रोसेस A to B, हम यहाँ से इधर आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारा PV ग्राफ है। जल्दी से देख के बताओ ये क्या प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसको क्या मैं सबसे पहले तो नाम दे दूंगा आइसोबैरिक कंप्रेशन। ओके, आइसोबैरिक कंप्रेशन है। हमारे पास एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा होगा। हमारे पास सवाल है इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज या इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, हीट इज गेन्ड, हीट इज लॉस्ट, वर्क इज डन ऑन द गैस। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें। हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। देखो, अगर हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट है, फिर भी वॉल्यूम कम हो रहा है ना। वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, NR कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी टेम्परेचर भी कम हुआ होगा। इसका मतलब टेम्परेचर कम हुआ होगा। टेम्परेचर कम हुआ है, इसका मतलब डेल्टा यू नेगेटिव हुई होगी, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका एक आंसर आ जाएगा इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है P, यहाँ पर आ जाता है। ऑलराइट, इंटरनल एनर्जी हो गई। हीट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं और वर्क के बारे में हम कर क्या बोल सकते हैं। देखो, जब यहाँ से इधर आते हैं तो वर्क डन बाय द गैस ये वाला एरिया होता है, लेकिन इस तरफ आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रही है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब वर्क डन ऑन गैस इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर टी हमें दिख रहा है, वर्क इज डन ऑन द गैस, वो भी करेक्ट हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर टी भी आ जाता है। अच्छा, हीट के बारे में आप क्या बोल सकते हो। देखो, अब हमें हमारी इक्वेशन लगा देनी है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा यू भी नेगेटिव है, तो हमारे पास ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ से हीट सिस्टम को दी नहीं गई है, बल्कि सिस्टम से निकाली गई है, तो हीट इज लॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा R, है ना। Q इज नेगेटिव, यहाँ पर R हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब फिर से एक बार आपको मौका दिया जा रहा है, तो वीडियो को पॉज करो और बाकी प्रोसेसेस के लिए इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। पार्ट बी देखते हैं। हमारे पास पार्ट बी में हम यहाँ से क्या बोला, बी में B to C, यहाँ से यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले इसका नाम बताओ, ये क्या है। ये एक तो पहली बात, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक। क्या चीज़ है ये, हीटिंग है, कूलिंग है। देखो, हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT गैस की इक्वेशन होती है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हुआ होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा दिस इज कूलिंग, है ना। प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हुआ है। ओके, क्या बोल सकते हैं वर्क और इंटरनल एनर्जी के बारे में। देखो, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम में तो चेंज ही नहीं है, इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर कम हुआ है, इसका मतलब डेल्टा यू भी नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। P इज यहाँ पर एक आंसर।
ऑलराइट, हीट के बारे में क्या बोल सकते हो? Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। यहाँ पर W हमारा ज़ीरो है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब जो हमारी हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है वो वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। इसका मतलब हीट इज लॉस्ट, है ना, हीट इज लॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर आर। बहुत ही अच्छे। अब हम देखते हैं पार्ट सी। प्रोसेस सी से लेकर के हम डी तक गए हैं। ऑलराइट, इसको क्या बोला जाएगा? देखो, सी से जब हम डी तक जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको हम पहली बात तो लिखेंगे आइसोबैरिक। और उसके बाद फिर से बताओ, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम यहाँ से यहाँ चले गए, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हुई यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होगा, तो हमारी गैस गर्म हो रही है, तो इसको मैं आइसोबैरिक हीटिंग या फिर इसको आइसोबैरिक एक्सपेंशन भी लिख सकता था, लेकिन अभी मैं हीटिंग लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम वैसे भी हमसे पूछा नहीं है। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? क्लियरली हमारा हीटिंग हुई है, टेम्परेचर गोज़ अप, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई होगी, टेम्परेचर बढ़ गया है, डेल्टा यू इज़ मोर देन ज़ीरो, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज है। इंटरनल एनर्जी वालों में से इस बार ऑप्शन आ जाएगा हमारा क्यू। ओके, फिर हमारे पास वर्क इज डन ऑन द गैस। वर्क डन इस बार एक्चुअली बाय द गैस है, वर्क डन इज पॉजिटिव। कौन सा वाला एरिया होगा? यहाँ से यहाँ तक गए हैं, ये वाला जो एरिया है वही वर्क डन बाय द गैस होगा, लेकिन पॉजिटिव, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला। हीट के बारे में अब हमें बात करनी है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट पॉजिटिव आने वाली है। हीट क्या होता है? हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम, या फिर हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर इस पर हमारे पास Q एंड S विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। और देख लेते हैं हमारा पार्ट डी जो बच गया है, डी से ए तक। डी से ए तक एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, हाँ, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों बोल दिया इसको मैंने? देखो, यहाँ से इधर जा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, आइसोथर्म है ये, इसका मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो लिख दो डेल्टा यू इज ज़ीरो प्रोसेस के लिए। ऑलराइट, अच्छा, हीट के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क के बारे में क्या बोल सकता हूँ? देखो, यहाँ से मैं इधर आया हूँ, वर्क डन होता है एरिया अंडर द पीवी कर्व, ये वाला हमारा एरिया होगा, है ना। और क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव एरिया होगा, तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और उसका मैग्नीट्यूड भी एक्चुअली आप पता कर सकते हो, क्या होता है? एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाय V1, ठीक है, फॉर्मूला वैसे याद रखना, लेकिन हमें हमारे नेगेटिव से काम चल जाएगा। हीट के बारे में क्या कह सकते हो? Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। यहाँ पर हमारे देखो, डेल्टा यू की वैल्यू आ चुकी है ज़ीरो, वर्क डन नेगेटिव है, तो इसका मतलब Q इज नेगेटिव, है ना, Q इज नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ हमारे हीट सप्लाइड टू द सिस्टम नेगेटिव है, यानी कि सिस्टम ने हीट छोड़ दी, हीट रिजेक्ट कर दी है, तो हीट इज लॉस्ट, आर इज हर आंसर। और क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, तो वर्क इज डन ऑन द गैस, तो हमारा टी भी आंसर आ जाए। तो हमारे पास पहले का ऑप्शन आ जाते हैं PTR, दूसरे का PR, फिर QS एंड RT। बहुत ही अच्छा सवाल था। The work done by the gas along path ABC is 80 joule and along ADC is 20 joule। A से B से C जाते हैं तो 80 जूल का वर्क डन होता है, तो बेसिकली ये PV ग्राफ है, तो ये वाला जो हमारा एरिया होगा ना, है ना, ये 80 जूल हो जाएगा। तो यहाँ से जाते हो तो ये वाला एरिया 20 जूल हो जाएगा। इफ़ द नेट हीट सप्लाइड अलॉन्ग ABC इज 100 जूल, फाइंड Q एंड डेल्टा यू अलॉन्ग ADC एंड QW एंड डेल्टा यू फॉर C2A स्ट्रेट लाइन पार्ट। तो C2A स्ट्रेट लाइन पाथ बनाओ पहले, तो यहाँ से C2A स्ट्रेट लाइन पाथ इस तरीके से होगा। और अब बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज आएंगे। वीडियो को पॉज
सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली बात तो क्या एक साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, तो ये सब बातें हमें नहीं करनी चाहिए, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ कॉन्सेप्ट साइक्लिक के भी यूज़ होंगे यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो मज़ा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। पहला हमारे पास प्रोसेस है ए बी सी, ए से बी फिर सी, तो हम यहाँ पे कुछ एरोज बना लेते हैं इस तरीके से, ए बी फिर बी सी। दूसरा हमें जो कंसिडर करना है ए डी सी है, यहाँ से ऐसे गए होंगे, तो ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है। कुछ चीज़ें हमें दी हुई हैं, है ना, और यहाँ पर ए बी सी में, है ना, जो वर्क डन किया जाता है बाय द गैस इज 80 जूल। तो पहले तो मैं यहाँ पर सारे के सारे इंडिविजुअल प्रोसेसेस में वर्क डन जो है उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। वर्क डन ए से बी तक बताओ कितना होगा, क्या हमें दिया हुआ है? नहीं, लेकिन ए से बी एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन ए से बी इज 0। वर्क डन बी से सी कितना होगा? हमें वर्क डन बी से सी दिया ही नहीं है, हमें दिया है ए से सी। लेकिन अगर ए से बी 0 है और ए से सी टोटल हमारा 80 है, तो यानी कि वो बी से सी ही 80 होगा, तो ये बेसिकली हो जाता है 80 जूल। ये हमें समझना था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। अच्छा, वर्क डन अगर मैं डी से सी पूछूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है, 0 आने वाली है, दिस विल बी 0। और वर्क डन ए से डी अगर मुझसे पूछा जाए, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल जाता हूँ तो वर्क डन 20 जूल होता है, लेकिन इस वाले पार्ट में तो कोई वर्क डन है ही नहीं, तो ये जो भी वर्क डन हमें दिया था 20 जूल, वो ज़रूर यही वाला वर्क डन होगा। इसकी वैल्यू आ जाती है 20 जूल। ये कुछ वैल्यूज़ हमने पता कर ली। ठीक, अब हमारे पास और एक इंफॉर्मेशन है, इफ़ द नेट हीट सप्लाइड अलोंग ए बी सी इज़ 100 जूल। इससे मैं क्या पता चलूँगा? देखो ए बी सी में नेट हीट सप्लाई करी है 100 जूल, तो देखो मैं अलोंग ए बी सी मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। हीट सप्लाई किया कितना? 100। ए बी सी में वर्क डन कितना किया है गैस ने? वो किया है हमारा 80 जूल, है ना, तो दिस इज 80 प्लस डेल्टा यू। ओके, ये डेल्टा यू कौन सा वाला है? ए से सी तक, है ना, ये है डेल्टा यू ए से सी तक। ऑलराइट, यहाँ पर डेल्टा यू ए सी की वैल्यू आ जाती है 20 जूल। अब आप बोलोगे ये आपने ए सी क्यों लिखा? ये आपको ए बी सी था, तो आपको ए बी सी लिखना चाहिए था, डेल्टा यू ए बी सी। यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज एक स्टेट फंक्शन होता है। मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ, यहाँ से ऐसे जाऊँ, यहाँ से कहीं और घूम के दूर से आकर के ऐसे जाऊँ, अगर मैं ए से सी पहुँच जाऊँ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा बराबर होगा। इसीलिए डेल्टा यू ए सी की वैल्यू आ गई है 20 जूल। ऑलराइट, अब मैं सेम चीज़ करूँगा अलोंग ए डी सी। ए डी सी में मुझे इक्वेशन लिखनी है फर्स्ट लॉ की, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। वर्क डन अलोंग ए डी सी कितना है? मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो वैल्यू है 20 जूल, तो दिस इज इक्वल टू 20 जूल प्लस डेल्टा यू कितना होएगा? ये डेल्टा यू कौन सा है? ए से सी तक, जो हमें पता चल चुका है वो है 20, है ना, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ए सी, ये भी आ जाता है 20, दिस इज इक्वल टू 40 जूल। तो हमें ये पता करना था, ये हमने पता कर लिया। डेल्टा यू भी हमें पता चल चुका है ए डी सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हमें पता करना था, ए के हमारे पास आंसर आ गए हैं। Q इज इक्वल टू 40 जूल, डेल्टा यू इज इक्वल टू 20 जूल, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं पार्ट बी पर, Q W एंड डेल्टा यू फॉर C टू A स्ट्रेट लाइन पार्ट। तो यहाँ से जब हम इधर आ रहे हैं, अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पे डेल्टा यू लिख सकता हूँ? सीधे सीधे डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी -20 जूल। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, डेल्टा यू होता है +20 जूल, और ये स्टेट फंक्शन है ना, कैसे भी आओ कैसे भी जाओ। लेकिन अगर मैं उल्टा आऊँगा तो सेम वैल्यू हो जाएगी मेरी -20 जूल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू ए टू सी, करेक्ट। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, अब हमें पता करना है वर्क डन और हीट सी टू ए में। अच्छा, मुझे डेल्टा यू पता चल चुका है, अब मुझे वर्क पता चल जाएगा तो मैं क्यू पता कर सकता हूँ। अगर मुझे क्यू पता चल जाएगा तो मैं डब्ल्यू पता कर सकता हूँ। क्यू पता करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन डब्ल्यू
मैं ग्राफिकल मेथड से पता कर सकता हूँ, क्योंकि ग्राफ का जो भी एरिया होता है वो मेरा वर्क डन के बराबर होता है। हमें पता क्या करना है, हम पता करना चाहते हैं वर्क डन C2A, C2A स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो हमें पहली बात चीज़ पता है कि वर्क डन की वैल्यू जो भी आएगी ये एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, और वो नेगेटिव होने वाला है। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो चेक कर लेंगे नेगेटिव आना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, दिस विल बी नेगेटिव। ऑलराइट, सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये बताओ मुझे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन A to C। यहाँ से इधर जाता तो भी वर्क डन का एरिया यही आता, वहाँ से इधर आ रहा हूँ तो भी वर्क डन उसी एरिया के बराबर है, खाली साइन अलग अलग होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिख दी है। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। मुझे एरिया, 3 एरिया को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2 एंड दिस इज एरिया 3। अब मैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखूँगा। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि ये एक सिमेट्री है ना। ये मान लो जो भी रेक्टेंगल बनता है, कुछ भी बनता, उससे स्ट्रेट लाइन में मैं वापस आया हूँ, तो एरिया 1 और एरिया 2 ये दोनों बराबर होने वाले हैं। तो मैं लिख सकता हूँ पहली बात तो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो। ओके, लेकिन अभी भी मुझे इनकी वैल्यूज़ इंडिविजुअली नहीं पता, तो वैल्यूज़ पता करना शुरू करते हैं। क्या मुझे इस एरिया नंबर 3 की वैल्यू पता है? एरिया नंबर 3 क्या है? वर्क डन A से D, जो हम पता कर चुके थे ऑलरेडी, उसकी वैल्यू है 20 जूल। तो एरिया नंबर 3 की वैल्यू आ जाती है वर्क डन A से D के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 20 जूल। ओके, अच्छा मुझे B से C का वर्क डन बताओ कितना होगा। वर्क डन B से C, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पूरा का पूरा एरिया है ना, और उसकी वैल्यू कितनी आई है B से C, वो है 80 जूल। 80 जूल इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, और ये 1 को आप x रख दो तो ये भी x हो जाता है ना, और यहाँ से 80 की वैल्यू आ जाती है 80 इज इक्वल टू x + x प्लस ये जो 3 था उसकी वैल्यू कितनी है 20 जूल, तो ये आ जाता है 20। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ जाती है कितनी 30। ऑलराइट, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 30 जूल। हमारा आंसर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर A से C का जो वर्क डन है वो एरिया 2 + 3 है ना। 2 + 3 की वैल्यू कितनी है? एरिया 2 + 3 इज इक्वल टू 20 + 30 इज इक्वल टू 50 जूल। वर्क डन C2A इज इक्वल टू -50 जूल, है ना। वर्क डन नेगेटिव आना है, मैग्नीट्यूड हमने ग्राफिकली पता कर लिया। ऑलराइट, हमारे पास डेल्टा U C2A वो वाली वैल्यू कितनी थी, ये हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। C2A डेल्टा U की वैल्यू आ जाती है -20 जूल, तो ये भी थी -20 जूल। तो मैं Q की वैल्यू पता कर सकता हूँ, Q C2A उसकी वैल्यू आ जाएगी वर्क प्लस डेल्टा U, यानी कि -70 जूल। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल था, ग्राफिकल यहाँ पर कैलकुलेशंस थोड़ी सी हुई है, सिमेट्री का भी इस्तेमाल किया है। हमें घुमा फिरा करके देखो ये टोटल वर्क डन दिया गया था, उसमें से हमें पता चला ये वाला वर्क डन तो कुछ है नहीं, तो ये वाला एरिया हमें पता चल गया 20 जूल है। फिर हमें ये वाला पूरा वर्क डन, ये वाला एरिया दिया गया था 80 जूल, इससे हमें पता चल जाता है ये इन तीनों एरिया का सम 80 होता है। तीनों का सम 80 है, ये अकेला 20 है, यानी इन दोनों का सम 60 होता है। और क्योंकि सिमेट्री है तो दोनों का वैल्यू आती है 30 एंड 30। बड़ी आसानी से हमने पता कर लिया, 30 आ जाता है। तो यहाँ से जब हम यहाँ आते हैं तो वर्क डन हमें पता चल जाता है कितना हो जाता है, -30 -20, करेक्ट। ये वाला -50 वर्क डन आ जाता है। और हमारे पास कुछ इक्वेशन दी थी, उससे हम यहाँ से यहाँ तक की इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल चुके थे, वो था -20, दोनों को ऐड कर दो, -70 जूल इज़ द हीट सप्लाइड, और यही हमारा आंसर है। वर्क का ये जो बहुत ही अच्छा सा सवाल हमने सॉल्व किया वो क्रैश ऑफ यूलो सीरीज का एक छोटा सा पार्ट है। क्रैश ऑफ यूलो सीरीज एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है, तो उसको भी देखो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, कलरफुल नोट्स भी यहीं पे मिलेंगे। साथ में मेरे व्लॉग्स भी देखो यार, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा, सर्च करना है विक्रांत किराया व्लॉग। एंड
मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो और कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बना के ला पाऊँ, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री में प्रोवाइड करा पाऊँ। प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, प्लीज़ सपोर्ट करो क्रैशर को। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप पेट्रियन या पेपैल का भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हम मिलेंगे क्रैशर यूलो सीरीज़ में और आपको कमेंट करना है #YOLO।